द न्यू साइंस इरा। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले हम पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और इनको हल करने की क्या क्या विधियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि दो चर वाले मतलब चर राशियां जो हों, इसमें वेरिएबल जो हों, वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशियां कही जाती हैं। और राशियां हम पढ़े हैं कि दो तरह की होती हैं, एक चर होती हैं और दूसरा अचर राशियां होती हैं। तो चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है और अचर वो होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट स्थिर रहती हैं, इनको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लें तो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये नंबर हमेशा हम ऐसे ही यूज करेंगे, इनका मान नहीं बदलेगा। और चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल रहा है। और जो दो चर राशियों को मिलाने से जो समीकरण बनेगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे चर राशि में एक्स वाई ले लिया, तो एक्स और वाई को मिलाने से ऐसा समीकरण बनेगा कि वो रैखिक होना चाहिए। मतलब समीकरण बनने के बाद जो एक्स और वाई की घात है वो एक होनी चाहिए, जो एक्स और वाई की पावर है वो क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, एक लीनियर होना चाहिए। जैसे लिख दिया जाए 3x + 4y = 2। ठीक है, तो ये एक समीकरण है, इसमें दो चर राशियां हैं, x है और y है। ठीक है, दो चर राशियां हो गई। और बोल रहा है रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक के लिए हमने बताया कि घातें जो हो वो एक होनी चाहिए, तो x की भी पावर एक है और y की भी पावर एक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। और आगे बोला है कि युग्म होना चाहिए, मतलब इसी तरह का एक और इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसको लिख दें तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक दूसरा वाला इक्वेशन ये हो गया। तो ये भी दो चर राशि में रैखिक समीकरण है और दो चर राशि में ये भी रैखिक समीकरण है, और दोनों मिलकर एक पेयर बनाए हुए हैं, एक जोड़ा बनाए हुए हैं। मतलब हमको दो समीकरण दिया जाना चाहिए। तो ऐसे समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि इनका मानक तरीका क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक तरीका होता है लिखने का, मानक रूप जो होता है, मानक रूप या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप भी इसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको व्यापक रूप भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, समीकरण युग्म है, तो उसको हम इस रूप में बदल सकते हैं। जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। और यहाँ पर a1, a2 और b1, b2, b1, b2 a0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये है मानक तरीका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, कि दोनों समीकरण में देखिए x y दो चर राशियां हैं, दोनों की घातें एक है तो रैखिक हो गए। और ये a1 b1 c1 जो है, a1 b1 c1 ये तीनों, और a2 b2 और c2 ये तीनों एक अचर राशि है, कोई ना कोई नंबर होंगे। जहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखा है, यहाँ पर कोई एक संख्या होगी, कोई नंबर होगा। और x y की पावर एक है, तो इसमें भी है और दूसरे वाले में भी है, तो एक रैखिक समीकरण हो गया और दो चर में है। ठीक है, तो इस टाइप के समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है, और ये मानक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये मानक रूप है। और यहाँ पर a1 b1 और a2 b2 इन सबको 0 नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी 0 हो जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं हम a1 0 हो गया, a1 क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये हो जाएगा b1y + c1 = 0। तो ऊपर वाला जो समीकरण है वो एक चर में रैखिक समीकरण होगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक, यहाँ पे एक ही चर राशि बचेगी, एक चर राशि बचेगी, तो दूसरी नहीं रहेगी, तो हम उसको दो चर में रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं। तो x और y के गुणांक 0 नहीं होने चाहिए, इनके सामने वाले जो नंबर है वो कुछ ना कुछ हो। c1 और c2 0 हो सकते हैं, लेकिन x और y के गुणांक 0 नहीं हो सकते हैं। तो अब ये हो गए मानक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण के, समीकरण युग्म के। युग्म बोला है मतलब जोड़ा, मतलब दो इक्वेशन को साथ में दिए जाने चाहिए,
एक इक्वेशन नहीं होना चाहिए, साथ में दो इक्वेशन होंगे तब वो युग्म हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि अगर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो इनको सॉल्व कैसे करा जाता है, इनको हल करने का हम तरीका देखेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो हल करने की विधियां जो हैं वो पहला है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि अलजेब्राइक मेथड है, और दूसरा है, पहला हो गया बीजगणितीय विधि और दूसरा हो गया ग्राफीय विधि, दूसरा हो गया ग्राफीय विधि। ये दो मेथड हैं जिनसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। ग्राफीय विधि में आपको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया रहेगा, मतलब दो समीकरण होंगे, पहला होगा एक समीकरण और दूसरा होगा, जैसे एग्जांपल ले लें हम, मान लीजिए पहला समीकरण है 3x + 4y + 2 = 0 का, और दूसरा है 5x - 2y + 10 = 0। ये a1x पहला वाला देखिए, b1y + c1 = 0 टाइप का है, दूसरा वाला a2x + b2y + c2 = 0, ये इस टाइप का है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो उनको हम इस रूप में बदल सकते हैं, इस वाले में। ठीक है, इस वाले रूप में हम बदल सकते हैं अगर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, और a1 b1 a2 b2 इन सब का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि जो है, ये बीजगणितीय विधि पहली वाली, इसके भी 3 पार्ट हैं। मतलब बीजगणितीय विधि में पहला आता है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि पहला आता है, फिर दूसरा आता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरा आता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 3 मेथड हैं बीजगणितीय विधि में। बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को ये 3 मेथड हैं, और ग्राफीय विधि से तो हम ग्राफ बना के उसका हल करेंगे, निर्देशांक में उसका हम ग्राफ बनाएंगे और हल करेंगे, तो ग्राफीय विधि से हल कहलाएगा। और बीजगणितीय विधि में इन तीनों मेथड में कोई भी यूज करेंगे तो वो बीजगणितीय विधि से वज्र गुणन विधि होता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो चलिए पहले देखते हैं कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। तो इस जो दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इनको हमको सॉल्व करना है आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि, आलेखीय विधि या इसे हम ग्राफीय बोलते हैं। अभी हमने पिछले देखा था, अभी हमने कि बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं और ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, उसी ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि भी बोलते हैं। तो आलेखीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम एक बॉक्स बनाते हैं दोनों समीकरण के लिए। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं। तो इसको हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा होगा कि x और y यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, तो अब बारी बारी से चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू हम अपने तरफ से रखते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में जो हमको वैल्यू मिलेगी, अगर x की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, और अगर y की वैल्यू रख रहे हैं तो x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बारी बारी से x और y की वैल्यू रखते हैं, तो जो वैल्यू होगी उसको हम इस बॉक्स में नोट करते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू रख दिया 0। ठीक है, अपने मन से रखना है, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 - 2y = 0, ये -2y = 0 हुआ, y = 0 - 2y = 0। अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, अब इसमें कोई और वैल्यू रखते हैं। चलिए अब की बारी 1 रख के देखते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2y, x की वैल्यू रख रहे हैं तो 2y को इधर लेके आइए, 2y और 2 इसके बटे में चला जाएगा, y = 1/2। तो y की जो वैल्यू मिली 1/2 मिली है। ठीक है, चलिए एक आध वैल्यू और रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 रख दें, x की जगह पे 2 रख दें, तो 2 रखने पे हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू रखना है x की जगह पे 2 - 2y = 0। तो 2 बराबर, ये 2y इधर लेके आइए, 2y इधर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y = 1।
तो अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इस बॉक्स को ऐसे नोट करे रहते हैं। और दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई नोट किए तो पहले एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं। अपने तरफ से हम कुछ भी रख सकते हैं, तो सुविधा के लिए 0 जो होता है वो थोड़ा जल्दी कर देगा हमारे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 4y बचेगा, 4y इक्वल टू 20। तो ये कट हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। चलिए अब रख लेते हैं यहाँ पे 4 रख लेते हैं, x की वैल्यू हम 4 रख देते हैं। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 20 और ये इसका मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा। 12 आने के बाद इसको हम इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा। 4y इक्वल टू ये 8 बचेगा और ये कट जाएगा, y इक्वल टू 2 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर यहाँ हम y की वैल्यू अगर इस बार रख देते, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 0 हो गया इज इक्वल टू 20। तो 3x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 20/3। तो x की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है, ये जो वैल्यू मिली है इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद इनका हम ग्राफ अलग अलग बनाएंगे। इन दोनों का ग्राफ क्या करेंगे, अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। चलिए बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। मतलब यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, ये 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 -5। यहाँ भी ऐसे होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसी पे हमको बनाना है। सबसे पहले चेक कर, x 0 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब दोनों 0 हैं। तो ये पॉइंट मिला हमको। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हाफ है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हाफ है, मतलब ये वाला। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर हाफ है। ठीक है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इनको हम मिला देते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन बन गया। और इस वाले को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 5 है, मतलब x पे हमको कुछ नहीं चलना, सिर्फ y की वैल्यू रखना। तो y पे 5 इधर है, तो ये पॉइंट मिला हमको। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है। x पे 4, ये x एक्सिस है, ये y है ना। तो x पे 4 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब ये 2 और 4 के सीध में हम जाएंगे। ये हमको पॉइंट मिल गया। ठीक है, और तो ये दोनों दो ही पॉइंट बहुत है, इनको मिला देते हैं आपस में। ठीक है, ये अगर आपस में मिल जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये जिस पॉइंट पे दोनों कट किए हुए हैं यही इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 और 4 पे कट किए हुए हैं। तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ही हल हम ऐसे करते हैं। पहले वाले का ग्राफ बना लेते हैं इक्वेशन का, और दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। और दोनों का ग्राफ जिस पॉइंट पर कट करता है वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन पॉइंट कहा जाता है, वही हल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन होगा। वही जो x की जो वैल्यू होगी, यहाँ x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 2, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आलेखी विधि के लिए पहले हम पहले वाले का ग्राफ बनाते हैं, फिर दूसरे वाले का, दोनों जहाँ पे कट करते हैं वो इनका सॉल्यूशन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने आलेखी विधि से हल देखा, अब हम बीजगणितीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। बीजगणितीय विधि से हल करना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट है उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर तो हमको इक्वेशन दे दिए जाए, किसी भी रैखिक समीकरण का इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 5 दे दिया गया इज इक्वल टू 0, और दे दिया गया 10x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये दिया गया है, तो इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे, कहीं यहाँ पे बनेगा चतुर्थांश में,
अगर इनका ग्राफ खींचेंगे तो हो सकता है, अगर हमको पहले से पता नहीं है तो हो सकता है ये दोनों जो बनेंगी, इनसे जो इन दोनों इक्वेशन जो लाइन बनेगी, हो सकता है वो दोनों पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है पहली वाली लाइन के ऊपर से ही दूसरी वाली लाइन का भी ग्राफ बन जाए। ठीक है, पहली वाली लाइन का हम बनाए ग्राफ इस तरह से मान लीजिए, और दूसरी वाली का भी इसी के ऊपर से बन जाए। हो सकता है पहली का ग्राफ ये बने तो दूसरे का भी ऐसे इसी के पैरेलल में बन जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पहली वाला इस तरह जाए, दूसरा वाला इस तरह जाए, दोनों एक दूसरे को कट कर दें। ठीक है, और जिस कंडीशन में कट करेंगे, मान लीजिए ये लाइन पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, ग्राफ अगर हम बनाए हैं तो जहां पे कट करेंगे ये सॉल्यूशन पॉइंट होगा। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं तो ये पहली वाली को दूसरी वाली उसके हर एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो जितने भी इस लाइन पर पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट क्या होंगे, जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब इसके सॉल्यूशन कहे जाएंगे। और अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, तब हमको कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तब हमको कोई हल नहीं मिलेगा। तो हमको बीजगणितीय मेथड में जो हमने पढ़ा था, 3 मेथड देखा था कि प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्या करें? प्रतिच्छेद करें। अगर प्रतिच्छेद करेंगे तभी हम उन तीनों मेथड से इसको हल कर सकते हैं। जो दोनों इक्वेशन दिए रहेंगे उनको तभी हल कर सकते हैं जब प्रतिच्छेद करती हूँ। अगर वो एक दूसरे को संपाती हैं तब भी नहीं हल कर सकते, और समांतर हैं तब तो कोई हल पॉइंट है ही नहीं, कोई उनका सॉल्यूशन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तब भी नहीं हल कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमको दिए गए हैं, ये दोनों पैरेलल हैं कि एक दूसरे के संपाती हैं, मतलब पहले वाले के ऊपर से दूसरा वाला जा रहा है, कि एक दूसरे के पैरेलल में है, कि एक दूसरे को इस तरह से कट कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं रेखाओं के प्रतिच्छेद होने के लिए और समांतर होने के लिए और संपाती होने के लिए, इन तीनों के लिए पहले हमको पता करना होगा कि कंडीशन जो है, अगर वो हमको पता चल जाए कि किस तरह से हम समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद पता करेंगे, फिर हम उनको जो बीजगणितीय मेथड है उनमें से तीनों में से किसी मेथड को अप्लाई करके हल कर सकते हैं। तो पता करने के लिए मान लीजिए कि जो जनरल तरीका है लिखने का दो चर वाले रैखिक समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1 जो मानक तरीका है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक तरीका है ना। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को, पहली कंडीशन है अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो a1 अपान a2, ठीक है, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो पहले समीकरण के यक्ष का गुणांक और दूसरे समीकरण के यक्ष का गुणांक a1 अपान a2, ठीक है, इस टाइप के समीकरण होंगे ना, तो उनके यक्ष वाली जो यक्ष के आगे जो गुणा होगा नंबर, उनका रेशियो, और b1 अपान b2 y के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो जान लो कि प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है वो समांतर हो। ठीक है, अगर समांतर होंगे तब कोई हल नहीं मिलेगा, और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए कि ये c1 c2 का जो रेशियो है b1 और a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का रेशियो बराबर हो, लेकिन इसका रेशियो बराबर ना हो, तो ये समांतर होंगे, और समांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब रेखाओं का कोई हल, प्रतिच्छेद करेंगे तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे केवल एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, और समांतर जब हो जाएंगी एक दूसरे के समांतर होंगी तो वो एक दूसरे कहीं पर नहीं काटेंगी, जब नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा मेथड है संपाती, तीसरा तरीका है संपाती। संपाती कब होंगे? जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर तीनों का रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो बराबर हो जाएगा तो संपाती हो जाएंगी और अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। मतलब कि वे
जैसे संपाती होता है तो जैसे एक रेखा दी हुई है तो दूसरे वाले रेखा का भी जो आलेख जो ग्राफ बनता है वो इसी के ऊपर से होके जाता है। जब इसी के ऊपर से होके जाता है तो पहली वाली रेखा को दूसरी वाली इसके हर एक पॉइंट पे कट करे, उसी के ऊपर से अगर रेखा जाएगी तो हर पॉइंट पे कट हुआ ना तो अनेक हल हो जाएंगे। जितने पॉइंट पे कट किए ये जितने पॉइंट इस रेखा पे हैं सारे इसके सॉल्यूशन पॉइंट कहे जाते हैं। ठीक है, और एक हल होगा जब और अनेक हल होंगे तब जो रेखा का युग्म होगा वो संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा। संगत समीकरण युग्म कहा जाता है जब एक हल निकले या फिर अनेक हल हो। इसका मतलब कि जब प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं अगर संपाती होंगी तब संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा, और जब कोई हल नहीं होगा मतलब समांतर हो जाएंगी तभी कोई हल नहीं होगा तब जो रेखा का समीकरण युग्म होगा, जो ये समीकरण युग्म होगा ये असंगत समीकरण युग्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, जब रेखा समांतर दो रेखा का समीकरण दिया रहे और आप उनका आलेख बनाइए या तो फिर चेक करिए उनके जो x y के गुणांक है इन सबको रखकर चेक करिए, और अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो प्रतिच्छेद करेंगे और एक हल होगा तब रेखा का जो दोनों समीकरण का जोड़ा है वो संगत समीकरण कहा जाएगा। और अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो वो समांतर होंगे, और समांतर हो जाएंगे तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगे, और कहीं पर नहीं काटेंगे तो असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा क्योंकि कोई हल नहीं है। और संपाती तब होंगे जब ये कंडीशन होल्ड होगी, और ये कंडीशन होल्ड होगी तब अनेक हल होंगे क्योंकि पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा को प्रत्येक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, हर पॉइंट पे काटेगी, और जहां जहां काटेगी वही हल होगा, तो इसलिए अनेक हल होंगे, या आप इसे कह सकते हैं अपरिमित हल होंगे, अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। और तब ये संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा। चाहे एक हल मिले चाहे अनेक हल मिले तब संगत समीकरण युग्म होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत समीकरण युग्म होता है। इस तरह हम इसको देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तीनों में हमको पता करना है कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा, और इस क्वेश्चन में भी ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा वाला इक्वेशन है। तो हमको पता करना है कि इसमें तीनों में कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन समांतर है, कौन संपाती है। तो मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ से ये पहला वाला जो इक्वेशन है a1x b1y + c1 टाइप का है, और दूसरा वाला a2x b2y + c2 टाइप का है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो a1/a2 पहले निकालते हैं, मतलब x के आगे, यहाँ पर x के आगे 1 है और यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो गया। ठीक है, b1/b2 करते थे, b1 की जगह पे -2 है, b2 की जगह पे यहाँ पे 4 है, ये 4 है और ये -2 है। ठीक है, तो -2 और यहाँ पे 4 लिख दिए तो -1/2 आया। c1/c2 की वैल्यू रखे तो c1 की वैल्यू 0 है और c2 की वैल्यू जो है यहाँ पे -20 है यार, यहाँ पे हमने रखा। तो ये रिजल्ट हमको मिला कि 1/3 और -1/2 a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, और हमने ये कंडीशन देखा है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे वाले में हमने देखा ये a1 है ये a2 है, तो a1/a2 रखा 1/2 आया, b1/b2 1/2 तब भी आया। ठीक है, c1/c2 रखा कट किया तब भी 1/2 आया, मतलब तीनों बराबर है तो क्या हो गया? संपाती हो गया। ठीक है, और ये तीसरे वाले में हमने देखा a1/a2 तो यहाँ 1/2 हो गया, b1/b2 -2/4 हो गया, ये -1/2 आया, और c1/c2 -4 और यहाँ पे -12 है, c1/c2 किया तो -4/12 1/3, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो सब प्लस में है, तो 1/2 के इक्वल है, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये इस तरह से समांतर हो गया। तो हम इस तरह से पहले चेक करेंगे कि जो इक्वेशन हमको दिए गए हैं वो समांतर हैं कि संपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर तीनों में से प्रतिच्छेद करते हैं तब हम उनको बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। संपाती हैं तो हमको पता चल गया अनेक हल हैं, और अनेक हल हैं तो उनको हल करने की जरूरत नहीं है, और समांतर है तो कोई हल नहीं है तब भी हमको हल करने की जरूरत नहीं है। प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, और उस एक हल को हम पता करने के लिए वही तीनों मेथड जो हमने देखा अभी
कि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, उन तीनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और विलोपन विधि से सवालों को कैसे हल करते हैं।